नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज विद्यालय की तरफ से मैं ऋचा सेठ आपके ये सेशंस ले रही हूँ। सो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कार्य तथा ऊर्जा। तो हम लोग आज जो समझने जा रहे हैं वो है ऊर्जा के रूप के बारे में। अब तक जो हम लोगों ने समझा है वो ये समझा है कार्य का क्या अर्थ है, कि जब हम देखा हमने कि हम तभी मानते हैं जब उस पर कोई एक बल लगे और उसमें कोई एक वस्तु पर एक कोई विस्थापन आए, तब हम कहते हैं कार्य हुआ। ऊर्जा का भी देखा कि हमारे पास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं और कोई कार्य तभी होता है जब उस पर कोई एक जो ऊर्जा है वो उस पर एक अपना इफेक्ट डालती है ना। तो ये हमने देखा कि कार्य तथा ऊर्जा ये आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, कि जब किसी एक वस्तु को ऊर्जा मिलती है तभी वो कार्य करता है। आज जो हमारा सेशन है वो है हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में समझेंगे। तो अगेन आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे दो पार्ट्स में होंगे, क्योंकि हमें इनको बहुत डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के रूप में आज किस प्रकार की ऊर्जा की बात करने जा रहे हैं, चैप्टर खोल के समझते हैं। तो बच्चों देखिए, आप लोग जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ऊर्जा के अनेक रूप में वो विद्यमान है। जैसे अगर हम कहें तो हम विभिन्न रूप जो ऊर्जा के हैं वो स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के विभिन्न रूपों में सम्मिलित है। स्थितिज आपकी इंग्लिश में हम इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा ये काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा का अर्थ होता है कि स्थिति के कारण जो एक ऊर्जा आती है। जैसा हम लोगों ने एक सेशन में समझा था कि अगर हमें कील एक गाड़नी है तो हम हथौड़े को थोड़ा डिस्टेंस पे लेके जाते हैं, जैसे अधिक ऊर्जा उस पर लग सके। तो ये स्थिति के कारण जो ऊर्जा आ रही है वो जो जिस पर फोर्स लगाना है उससे कम डिस्टेंस पे या उससे अधिक डिस्टेंस पे है, तो वो जो उसकी पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें एक आती है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। गतिज ऊर्जा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी, जब कोई एक वस्तु चलती है तब उसके अंदर ऊर्जा होती है। जैसा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि जब एक बॉल में एक हम थ्रो करते हैं उसमें ऊर्जा आती है और जब वो विकेट से लगती है तो विकेट नीचे गिर जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि बॉल के अंदर इतनी ऊर्जा थी कि वो विकेट को नीचे गिरा सके। ये दो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम समझे हुए हैं, लेकिन अब इन्हीं को हम और डिटेल में समझेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है ऊष्मीय एनर्जी, जो हीट एनर्जी है। ऊष्मा के कारण जो हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ जब हम कोई चीज गर्म होती है तो हम देखते हैं भाप बनती है, और भाप इवन हमने देखा है कैसे स्टीम इंजन चलते थे, ये हमें मालूम है। तो फिर हमारी केमिकल एनर्जी आ जाती है, रासायनिक ऊर्जा। तो ये जो हमारे बॉडी में जो एक अगर सबसे बढ़िया एग्जांपल है, पूरा केमिकल सिंथेसिस चल रहा है, हम इतना टाइप के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ ले रहे हैं, विटामिन, और वो जब ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये और भी बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे कि हमारे जितने भी आपके कितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त करके कोई कार्य हो रहा है। तो आप पेट्रोल का भी देख लीजिए, तो वो जब बर्न होता है तो वो भी एक रासायनिक क्रिया चलती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे वाहन चलते हैं। विद्युत ऊर्जा ये हम जानते ही हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, कि हमारे जितने भी विद्युत उपकरण जो हमारे एक गतिमान हो रहे हैं, तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो वो ऊर्जा दे रहा है जिससे वो गतिमान हो रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा ये हम जानते हैं, सूर्य हमारा एक जो प्रकाश देता है वो कितनी बड़ी एक ऊर्जा का स्रोत है, कि पूरा हमारा जो भोजन बनाने की क्रिया जो प्लांट्स करते हैं वो उसके कारण करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हमारे चारों ओर उपस्थित है, और हम अपनी रूटीन में उनको एक अगर कहें तो उनको हम यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते थे कि इनके ये स्पेसिफिक नाम है। आज के सेशन के बाद आपको ये सब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग आगे चलते हैं और ये गतिज ऊर्जा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं।
जब कोई चीज गतिमान होती है तो उसके अंदर ऊर्जा होती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि आप एक भारी गेंद लीजिए और उसको एक थोड़े सा रेत वाली जो जगह है वहां पर आप विभिन्न हाइट से उसको नीचे गिराइए। और वो जब गिराइए विभिन्न हाइट से तो आप एक चार्ट बना के उसको ऑब्जर्व भी करिएगा कि जब आप एक कम हाइट से उसको थ्रो कर रहे थे तो कितना गहरा गड्ढा था, हाइट आपने इंक्रीज करी तो कितना गहरा था, और ज्यादा आपने उसको इंक्रीज करा और ज्यादा बढ़ाया तो कितना गहरा गड्ढा हो। तो आप इस जब ये ऐसा एग्जाम्पल अगर आप करके जरूर देखिएगा, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जितनी आपकी ऊंचाई आपकी एक इंक्रीज होती चली जाएगी और जितना आपका एक फोर्स इंक्रीज होता चला जाएगा, गड्ढा उतना गहरा होता जाएगा। तो वो मूवमेंट से जो एक आ रहा है तो है ना, तो ये एक क्या है, गतिज हो रहा है। वो बॉल जब एक गति में आ रही है तो वो नीचे जो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो नीचे जो जमीन है उस पर वो ऊर्जा का एक ट्रांसफर होता है, और उतना जितना ऊर्जा नीचे जमीन में मिलती है वो उतनी नीचे और दबती चली जाती है। इसलिए आपसे कहा है कि अगर आप एक सीमेंट के फर्श पे करेंगे तो उस पे गड्ढा नहीं होगा। ये बॉल का एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक जो मिट्टी में जब हम देखते हैं तो गड्ढा होता चला जाता है। दूसरा एक और हम क्रियाकलाप करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक आपको यहाँ पे एक ट्रॉली, एक खिलौने का कुछ एक आप रख लीजिए और इसको जैसे टेबल में देखा ना ऐसे पुली से एक बांध दीजिए और इसके सामने आप एक ब्लॉक रखिए। और फिर क्या है कि आप ये जो आपका पलड़ा बना आपने बनाया है इसमें आप इतना वेट रखें कि ये जो है ये मूवमेंट करने लग जाए, है ना। जब यहाँ पर एक हम कुछ भारी चीज रखेंगे इसके वेट से ज्यादा, तो नेचुरल है ये रस्सी खींचेगी। जब ये रस्सी में मूवमेंट आएगा तो इस ट्रॉली में भी मूवमेंट आएगा। फिर हम देखेंगे ये ट्रॉली जब ये आगे हमने जो एक बॉक्स रखा हुआ है, जो एक हमने एक जो इसके सामने गुटका लकड़ी का रखा हुआ है, तो जब ये ट्रॉली गति करती हुई इससे टकराती है तो इस जो लकड़ी का गुटका है इसमें भी विस्थापन हो जाता है। फिर आप अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप इसमें वेट इंक्रीज करते जाइए और देखिए कि ये कितना ज्यादा इसके अंदर फिर एक जो है वो गति हो रही है और कितना उसके गति के कारण कितना अधिक उसमें फोर्स लग रहा है। तो ये क्योंकि क्रियाकलाप है तो हम हर स्टेज में हर वेट को इनके डिफरेंस में लाके उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि जब हम वेट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें गति ज्यादा जा रही है। गति अधिक होने के कारण जो आगे का जो आपका लकड़ी का गुटका है उसमें विस्थापन भी अधिक हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। तो अगर चलती हुई वस्तु कार्य नहीं कर पाती तो अगर गाड़ी जो चल रही है वो गुटके को आगे खिसका नहीं पाती। तो एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। तो ये है कि अगर गति जिसकी कम है वो कम कार्य करेगी, जिसकी गति अधिक है वो अधिक कार्य करेगी। तो इसका सिंपल एग्जांपल आप ऐसे भी सोच लीजिए कि अगर आप लोग चल रहे हैं और नॉर्मल एक अपनी चाल से चल रहे हैं, टकराए तो आपको ज्यादा एक हानि नहीं होगी, आप थोड़ा सा करके संभल जाएंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल चाल से चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन से या आपके पीछे से भी कोई एक तेज भागता हुआ आ रहा है, तो आपके जब आपसे टकराएगा तो आप अपनी स्थिति से आपका विस्थापन अधिक होगा। होगा या नहीं होगा? भागता हुआ कोई आता है तो जब आपको धक्का मिलता है तो आप अधिक आगे जाते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी आपकी ही चाल से चल रहा है और आपसे अगर वो टक्कर भी हो जाती है तो आप एक दूसरे को देखते हैं और आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपकी पोजीशन में जरूर डिफरेंस आता है, लेकिन इतना अधिक नहीं आता जितना अधिक आप किसी एक भागते हुए व्यक्ति से जब टकराएं। या आप इसका उल्टा कर लीजिए, कोई व्यक्ति नॉर्मल जा रहा है, आप भागते हुए उस पर से टच हो,
तो उसमें अधिक विस्थापन होगा। तो यहाँ हम जो चीज देख रहे हैं वो ये है कि एक गति जो जिसमें गति अधिक होगी उसके अंदर ऊर्जा अधिक होगी, और जिस चीज से टकराएगी विस्थापन अधिक होगा, क्योंकि ऊर्जा अधिक है तो विस्थापन भी अधिक होगा। लेकिन कम गति है तो ऊर्जा भी कम होगी तो विस्थापन भी कम होगा। तो एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, ये सारे जो आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये सभी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है, क्योंकि वही मूवमेंट है, उसके अंदर गति है, गति से जब वो किसी चीज से टकराती है तो वो उतना ही उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, और जिस चीज से टकराती है उसको उतना ही वो हानि पहुंचाती है, गड्ढा करती है, जिस वे में भी आप ले सके। तो ऐसी ही आपकी बहती हुई पवन जो है वो आपका जो ये जो पवन चक्की होती है, तो यहाँ वो जो हवा चलती है वो उसको रोटेट करने में एक उसके लिए वो जो हवा में गति जब है तभी जो पवन चक्की है वो हवा जो है वो उसके पंखों को चला पाती है। इवन आप देखेंगे अगर नॉर्मल आपकी एक हवा चल रही है, आपके पंखे ऐसे ही टंगे रहते हैं, लेकिन कभी जब तेज हवा चलती है, आंधी आता है, तूफान आता है, तो आपके पंखे भी ऐसे ऐसे और गोल गोल घूमने लग जाते हैं। तो गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है, ये एक चीज हमें समझ में आ गई। अगर हम देखें तो अगर कोई जैसे कोई फल गिर रहा है, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, ये फिर बहता हुआ पानी, ये सारे जो हैं इन सभी में गतिज ऊर्जा। तो मीन्स जिस चीज में भी मोशन है, जो भी गति कर रहा है, उसके अंदर एक ऊर्जा निहित होती है। तो अगर हम इसको एक शॉर्ट में समझें तो यह आ जाता है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल से बढ़ती है। तो जैसे जैसे चाल बढ़ेगी उसमें गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है, तो अगर हम देखें तो परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर उस वेग को पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये भी मार्क कर लीजिए, किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। तो मीन्स अगर हमने जब किसी चीज को, जैसे ऊपर हमने ट्रॉली का एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर, तो इसको हमने ये देखिए हमने जितनी अधिक उसमें ऊर्जा दी कि जब हम इसको यहाँ पे वेट इंक्रीज कर रहे हैं तो हम उसको उतनी अधिक ऊर्जा दे रहे हैं। तो जितनी हम उसको ऊर्जा दे रहे हैं उतना ही वो उसमें एक वेग है, उतनी ही वो एक गति कर रही है। तो उसमें जो उसका वेग जो प्राप्त हो रहा है, वेग प्राप्त हो रहा है उस पर किए गए कार्य पर, या हम कहें कि कितनी हमने उसको ऊर्जा दी है। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को अगर हम एक समीकरण के रूप में लिखें तो ये इसको, तो बच्चों इसको मैं आपको अपनी स्लाइड से समझाऊंगी कि किस प्रकार हम इसकी ये समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो बच्चों ये पूरा एक हमारा फिजिक्स में हम इस टाइप से कोई फॉर्मूला को डेरिवेट करते हैं, तो ये मैं आपको अपनी स्लाइड से समझाती हूँ। तो हम वो समझने से पहले जो हमने पॉइंट्स देखे हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा उसकी चाल से बढ़ती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा के उदाहरण की बात करें तो गतिशील क्रिकेट बॉल, बहता हुआ पानी, गतिशील गोली, बहती हुई हवा, एक गतिशील कार, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सब हमारे उसके जो गतिज ऊर्जा इसके उदाहरण है। अब जो हम गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस प्रकार निकालते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ
तो ये आपका काफी बुक में इलेबोरेट करके दे रखा था, उसको कैसे एक शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो अगर m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग v से u से गतिशील है, तो इस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है और वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो इसका वेग जो होगा वो u से v हो जाता है, और जब वेग में डिफरेंस आता है तब एक त्वरण उत्पन्न होती है। ये एक फिजिकल एक कॉन्सेप्ट है कि जब वेग में डिफरेंस है तो एक्सेलरेशन जब आ रहा है तो तभी, या त्वरण जब आ रहा है तब वेग में डिफरेंस आता है। तो अभी इसको मैंने पढ़ा है, मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ कि हम कोई एक अगर वस्तु ले रहे हैं तो उसका हम मान रहे हैं कि वो m द्रव्यमान की है, और वो जो इनिशियल जो उसका पहले वेग है वो u से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम उस पर एक बल लगाते हैं, बल को हम कह रहे हैं F, तो हम जब बल लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं विस्थापन हुआ, और उस विस्थापन को हम S से दिखा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं उसकी गति में डिफरेंस आया जिसको हम कह रहे हैं, हम उसको V से अब रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं तो किया गया कार्य जो है वो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। ये हम समझे हुआ है, किया गया कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू आपका विस्थापन। और हम ये जानते हैं जो फोर्स है उसको का जो रिलेशन है वो F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अब हम लोग गति के तीसरा समीकरण जो है के अनुसार हम ये जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो गति का जो हमने समीकरण ये एक है। अब हम यहाँ पे जो ऐसे ये विस्थापन है, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम s को एक साइड में रखें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। तो ये हमें 3 समीकरण मिल गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये जो है हमारा समीकरण, हमारी जो ये 2 3 से हम क्या है F तथा S का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ देखिए F जो था हमारा, जो किया गया कार्य था वो बेसिक हमारा क्या था F इंटू एस, लेकिन F को हम ma लिख सकते हैं और S को हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a लिख सकते हैं। बस हमने यहाँ पे ये चीज लिख दी। क्लियर हुआ? तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने लिखा तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके यहाँ पे मैथ्स आ गई। तो m बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हुआ? अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये m अपॉन 2 है तो हम इसको 1 अपॉन 2 यहाँ पे कॉमन लिखकर, क्योंकि ये अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, अगर हम ये माने कि वस्तु जो है पहले उसके अंदर कोई भी वेग नहीं था, वो विराम अवस्था में थी, फिर उसने चलना शुरू करा, तो इसका ये अर्थ हुआ जो हमने u इनिशियल लिया था वो 0 है। तो तब हमारी रिलेशन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू जो हमारा रिलेशन मिला था 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो u क्योंकि हम इसको 0 मान रहे हैं, तो अब हमारा हो गया W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। तो अतः अगर हम देखते हैं कि m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर। तो अगर कोई एक वस्तु जो है m द्रव्यमान की और वो एक समान वेग से चल रही है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इतनी होगी। लेकिन अगर हम जानते हैं कि वो पहले गतिशील थी, फिर उस पर कुछ एक ऊर्जा का प्रभाव हुआ जिससे उसकी गति में परिवर्तन आया, तब हमारा रिलेशन रहेगा 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब आपकी बुक में जो थोड़े से एक सॉल्व एग्जांपल्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये बच्चों यही सारा आपका जो इसमें बता रखा था उसको मैंने एक साथ एक स्लाइड में करके बता दिए, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण देख रहे हैं कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। अब देखिए यहाँ पे वही कह रहे हैं एक समान वेग से गतिशील है, इसका मतलब हमें u की वैल्यू नहीं रखनी है, हमें रिलेशन ई के इजिकल टू हाफ mv² वाला ही रखना होगा। तो हमें क्या पता करना है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बस अब हमें हमारे पास ये m की वैल्यू है, मास की, द्रव्यमान की, और ये जो हमें v की वैल्यू मालूम है। ठीक है, बस हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू रखी और हमारा आंसर आ गया। तो क्योंकि ये v² है तो हमने जो हमें वेग था उसको हमने 2 बार लिखा, और जैसे कैलकुलेट करते हैं मैथ्स का वैसे ही हमने कैलकुलेट कर लिया। एक और उदाहरण देखते हैं, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है तो उसके वेग को हम 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा वह 2 वेग की वैल्यू मिल रही है, तो 30 से हमें 60 बढ़ाना है, तो मीन्स 30 हमारी u की वैल्यू हो गई और जो 60 है वो v की वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये हमें किलोग्राम में दे रखा है और ये हमें दे रखा है किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, लेकिन हमें जब है इसमें हमें मीटर पर सेकंड के वैल्यू हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि हम ये जो कैलकुलेशंस करते हैं मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग करते हैं। और ये तो यहाँ देखिए अब हमने ये जब हमने मीटर जो था ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा, और जो हमारा घंटा दे रखा था उसको सेकंड में चेंज करने के लिए तो हम 60 इंटू 60 करते हैं, मतलब 3600 घंटे हमें वो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो बस अब हमने ये कन्वर्जन करके वैल्यूज रखी और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये जो है यहाँ पे अब हमें क्या इसमें देखना है कि यहाँ हमें ये पता करना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमारी इनिशियल थी तो ये इनिशियल वाली का कैलकुलेट करा तो ये आया, और जो उसकी अंतिम ऊर्जा थी उसमें कितना कार्य करा ये करा, तो कितना कार्य हमें करना पड़ेगा कि उसका वेग इंक्रीज हो, तो हम उसका डिफरेंस निकालेंगे और के जो पहले थी और बाद में कितनी एनर्जी लगी, और उससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये सारे सॉल्व हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। तो पूरा एक एक स्टेप सामने, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के उसमें हमने देखा कैसे गतिज ऊर्जा के ऊपर प्रश्न भी आ सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि जब कोई वस्तु गति करती है तो वो गति के कारण उसके अंदर ऊर्जा आती है, और वो फिर दूसरी जो उससे जो चीज कांटेक्ट में आती है वो ऊर्जा उस पर ट्रांसफर भी हो जाती है। तो गति के कारण किसी वस्तु में ऊर्जा आ सकती है, उसका कैसे हमें डेरिवेशन करना है वो हमने आपको पूरा बता दिया, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप v की वैल्यू क्या है जो बाद की जो गति है, u की वैल्यू जो इनिशियल गति है, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखिए। सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, तो बस आप इनको खुद भी एक बार जरूर करके देखिएगा। देखने से चीज आसान लगती है, लेकिन अगर हम एक दो बार उसको बिना देखकर खाली प्रश्न लिख के उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा। तो आज का सेशन अभी हम यहीं रोक रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे का टॉपिक लेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।